हेलो एस्पिरेंट्स, इंडियन पॉलिटी की क्लास एमएट अकेडमी हमारे चैनल पे जो हमारी सीरीज चल रही है उसका आज का लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम संविधान के बारे में, उसके भाग, उसकी अनुसूची और उसके अनुच्छेद की कितनी संख्याएं हैं और उसके बाद क्रमशः एक ऑर्डर में हम इसके भाग में कौन कौन सी, किस किस भाग में कौन कौन सी चीजें डिस्कस की गई हैं, किस अनुसूची में कौन सी चीजें आती हैं और कौन सा आर्टिकल किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, किस टॉपिक से रिलेटेड है या किस एक संस्था से रिलेटेड है, किस पद से रिलेटेड है, वो हम डिस्कस क्रमशः आने वाले लेक्चरों में करेंगे। तो आज हम जानते हैं कि जो हमारा संविधान है, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया अपने लेक्चर में जो इसके पहले आए थे कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हो, उसकी उद्देशिका में क्या निहित है, वो कहाँ से प्रेरित है, उसमें जो विशेषताएं हैं वो किन किन देशों से ली गई हैं, हमने भी अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि संविधान के भाग कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं, अनुसूचियां कितनी हैं। और ये जान लीजिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जितने भी टॉपिक चल रहे हैं इस समय, यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस और यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है जो जिसमें पॉलिटी आता है, ये सब एक एक कीवर्ड, एक एक फैक्ट, एक एक इंफॉर्मेशन, एक एक कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर चीज से क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले समय में पूछा जाएगा। तो हम जानते हैं कि संविधान, देखिए जो अनुच्छेदों की स्टेटस है या भाग का स्टेटस है या अनुसूचियों की संख्या है, वो दो तरीके से है। एक तो जब संविधान बना तो उसको बोलते हैं मूलतः, कि जब संविधान बना, मूल रूप में जब बना, जब वो मूल रूप में था तब कितने थे और आज वर्तमान में कितने। तो ये दोनों तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन। तो हमें मूलतः भी जानना है कि जब संविधान बना तब कैसा था, और जब वर्तमान स्थिति आज की है उस समय कितने अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं। तो अगर हम मूलतः बात करें तो हमारे जब संविधान का निर्माण हुआ 26 जनवरी 1950, तो उस समय मूलतः अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395, 395। अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल भी बोलते हैं। हम आने वाले समय में बिल्कुल कई आर्टिकल याद करेंगे, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से, उसको याद कराएंगे आपको। भाग, उसमें भाग कितने थे? भाग थे 22। अनुसूचियां कितनी थी? 8। तो आपको ये याद रखने हैं, 395 भाग, अनुच्छेद 395 आर्टिकल, 22 भाग, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल। इंग्लिश में अनुसूची को बोलते हैं शेड्यूल, 8 अनुसूची। ठीक, ये मूलतः हो गया। अब देखिए समय के साथ संविधान में संशोधन भी हुआ, जैसी जैसी परिस्थितियां बदली, डिमांड आई, हमारे देश की परिस्थिति के अनुसार चीजों में चेंजेस हुए, बदलाव हुए, तो फिर अनुच्छेदों की संख्या, भागों की संख्या, अनुसूचियों की संख्या में वृद्धि हुई, कमी हुई, जो भी चीज हुई हम इसको देखते हैं क्या हुआ। वर्तमान में देखिए, अगर क्रम अनुसार देखें तो आज भी अनुच्छेद 395 ही है। जब हम क्रम अनुसार बोलेंगे एक ऑर्डर में तो वो कितने हैं? 395। लेकिन क्या हुआ, जब संविधान संशोधन होता है ना, तो इन्हीं आर्टिकलों के सब पार्ट में जोड़ दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आर्टिकल 124 है तो 124A, 124B, ठीक है, इसी प्रकार से जोड़ दिए जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, 16A, 16B, 15A, 15B, तो अगर उन AB को जोड़ लिया जाए जो उसके सब पार्ट हैं, तो हमारी संख्या, ये 2021 के आसपास की गणना है कि 468 अनुच्छेद थे। मतलब ये जान लीजिए कि 450 से ऊपर है, 450, 470 के आसपास आज बताया जाता है कि अनुच्छेद है, लगभग में संख्या बताई जाती है। तो ये समझिए कि इतने करीब करीब पहुंच, सब पार्ट को इंक्लूड करेंगे तब। लेकिन अगर हम क्रमांक के अनुसार देखेंगे तो हमारे अनुच्छेद उतने ही हैं जितने की मूल संविधान में थे। ठीक, इस चीज को क्लियर रखना। ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, लेकिन ये आप याद रखिए कि 470 के आसपास है, लगभग 470। मूल पूछता वो मूलतः ही है, क्योंकि ये जो संख्या है ना, ये गणना करने के लिए, ये रियल में क्या है, उनके सब पार्ट ही हैं। हाँ, तो मूलतः वर्तमान में कितने हैं? 395 अनुच्छेद क्रमांक के अनुसार, क्रम के अनुसार, और गणना के अनुसार कितने हैं? 470 या 468 अनुच्छेद बोले गए हैं। अच्छा, अनुसूचियां कितनी हैं? अनुसूचियां जो मूलतः थी वो 8 थी। अनुसूचियां जो थी वो मूलतः 8 थी।
अब 8 के बाद इसमें 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, तो 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद ये बना है क्या, 12 अनुसूची। 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं। फिर आज वर्तमान स्थिति में कितनी है, 12 अनुसूची। अनुच्छेद कितने हैं, क्रमांक के अनुसार 395 और गणना की दृष्टि से 468 या 470 के लगभग है। और फिर आते हैं भाग में, तो देखिए भाग मूलतः कितना था, 22 भाग थे। मूलतः कितने थे, 22 भाग थे। अच्छा, क्रमांक की दृष्टि से देखें तो आज भी 22 ही हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से देखें तो ये 25 है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या हुआ, जैसे कि 9 था तो 9A जोड़ दिया गया, 9B जोड़ दिया गया, ठीक है, 14A जोड़ दिया गया। तो ऐसे जब सब पार्ट को अपन इंक्लूड कर लेंगे तो ये 25 हो जाएगा। ठीक, तो गणना की दृष्टि से कहे तो 25, क्रमांक की दृष्टि से कहे तो 22। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। 395 आर्टिकल, 395 आर्टिकल, 22 भाग, 12 अनुसूची। आज वर्तमान में मूलतः कितनी थी, 8 अनुसूची, 22 भाग, 395 अनुच्छेद। गणना से अगर करेंगे तो 470 या 468 के लगभग मिलता है। ये 2021 का आंकड़ा है, 468, 470 भी कहा जाता है, 470 के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है, ये नहीं, ये इंपॉर्टेंट है कि 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे। अभी 4 अनुसूचियां जुड़ गई हैं तो 12 अनुसूचियां हो गई हैं, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है। ठीक, अच्छा 4 अनुसूचियां कौन कौन सी जोड़ी गई, तो वो उसमें आप 9वीं जोड़ी गई, 10वीं जोड़ी गई, 11वीं 12वीं जोड़ी गई। ठीक है, और जब हम अनुसूचियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये क्यों जोड़ी गई थी और इनमें क्या क्या अन्य विषय को जोड़ा गया था, क्या चीजें रह गई थी। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें जो 10 शेड्यूल है, अनुसूची को इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं, तो 10वीं अनुसूची में डाला गया था जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ है, वो 10वीं अनुसूची में है। 11वीं में रखा गया है पंचायती राज सिस्टम को और 12वीं में रखा गया है ये नगर पालिका वाला सिस्टम को, जो मतलब जो 3rd टियर की गवर्नमेंट की श्रेणी होती है और स्थानीय सरकार की, पंचायती राज और नगर पालिका की, उन चीजों को 11वीं और 12वीं अनुसूची में डाला गया। हम इसको डिटेल में अच्छे से जब अनुसूची वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आपको संख्या में अब कोई दिक्कत है, कोई संख्या में कोई डाउट है? मुझे लगता है आपको डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैंने क्लियर बता दिया कि मूलतः 395, 395 आर्टिकल है, इंग्लिश में इसको आर्टिकल बोलते हैं, ऐसे आर्टिकल। ठीक है, और भाग को बोलते हैं पार्ट और अनुसूची को बोलते हैं शेड्यूल, शेड्यूल। ठीक है, ये तीनों इंग्लिश आप लिख लीजिएगा क्योंकि आपको कहीं दिक्कत ना आए। तो 22 भाग, 8 अनुसूची, गणना की दृष्टि से और क्रमांक की दृष्टि से मैंने आपको बता दिया। अब बात क्या आती है, देखिए अब आज हम इसमें 3 चीजें हैं, अनुच्छेद, भाग और अनुसूची। तो अब हमें पता है कि अब हमें तीनों जो हैं ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम क्रमशः आज के लेक्चर में, फिर आने वाले लेक्चर में हम तीनों को डिस्कस करेंगे कि कितने भाग हैं तो उस भागों में क्या है, अनुसूची है तो अनुसूचियों में क्या है, और आर्टिकल है तो आर्टिकल में क्या है। तो आज हम डिस्कस करेंगे भाग और उससे संबंधित विषय कि संविधान के भाग कितने हैं, गणना की दृष्टि से 25, क्रमांक की दृष्टि से 22। तो क्या क्या है आज हम देखते हैं। पहला भाग जो संविधान का पहला, ये मैं आपको एक बार फिर बोल दे रहा हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर पीसीएस एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में और यहाँ तक कि अगर यूपीएससी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो यहाँ से बनते हैं। आपको ये पार्ट याद रहने चाहिए कि कौन सा विषय किस भाग से संबंधित है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। मैं आपको बता रहा हूँ रिव्यू ऑफिसर के एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में मैं बता रहा हूँ इस टॉपिक से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आना तय है। और अभी रिव्यू ऑफिसर के एग्जाम में ये वाला जो पार्ट है निर्वाचन, कि निर्वाचन किस भाग में संबंधित है, ये सीधा क्वेश्चन आरओ 27 जुलाई को हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो हर एग्जाम में आता है। आगे इसका हम पीवाईक्यू बताएंगे कौन सा क्वेश्चन कहां से बना है। अब हम डिस्कस करते हैं कि पहले भाग में क्या है। भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ व उसका क्षेत्र ये निर्धारित है। संघ व उसका क्षेत्र का मतलब, संघ मतलब यूनियन, यूनियन और उसकी टेरिटरी, उसका क्षेत्र कितना होगा ये बताता है भाग 1। याद रखिए,
भाग 1 क्या बताता है? संघ व उसका क्षेत्र। भाग 2 क्या बताता है? भाग 2 में लिखा है नागरिकता के बारे में। नागरिकता के बारे में भाग 2 में उल्लेखित है। ठीक है, नागरिकता के बारे में किसमें है? भाग 2 में। भाग 1 में क्या है? संघ व उसका राज्य क्षेत्र, ये तुम याद रखिएगा। तीसरे में क्या है? फंडामेंटल राइट, FR मैंने शॉर्ट में लिखा है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थर्ड क्या है? फंडामेंटल राइट। ठीक है, मौलिक अधिकार। चौथे पार्ट में क्या है? चौथे पार्ट में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये क्या है? ये होते हैं कि जब भी राज्य कानून बनाने लगे तो इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं उनको आदर्श मानकर और उनको लक्ष्य लेकर चले, जिससे कि नागरिकों का कल्याण हो सके। और मौलिक अधिकार क्या है? इसमें दिया गया है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या हैं, उसके बारे में बताया गया, जैसे राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और जो भी अधिकार है। नागरिकता वाले पार्ट में क्या है? इसमें बताया गया कि नागरिकता की क्या शर्तें हैं, क्या प्रोविजंस है, ये बताया गया। कैसे नागरिकता छीनी जा सकती है, कैसे आप नागरिकता खो सकते हैं, कैसे मिलेगी, उसके कितने टाइप हैं, हम उसको आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज होती है। और इसमें होता है संघ एवं उसका क्षेत्र, इस संघ और उसकी टेरिटरी क्या है, कैसी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक में क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सेकंड में क्या है? सिटीजनशिप। थर्ड में क्या है? फंडामेंटल राइट। फोर्थ में क्या है? DPSP। फोर्थ ए में क्या है? फोर्थ ए में है मौलिक कर्तव्य, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। अच्छा, इसको याद करने का तरीका मैं बता दूं आपको। फोर्थ ए में, इसमें क्या है? 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट। इसमें क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो चौथा, जब फोर्थ ए लेना ना तो इसी दोनों को जोड़ देना, FD, फंडामेंटल ड्यूटीज। मतलब इसके अर्थ दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका राइट से है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल, लेकिन यहाँ मैं ऐसे ड्यूटी, D फॉर ड्यूटी कह रहा हूँ। तो FD फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। फोर्थ ए, देखिए इन्हीं पार्टों के जुड़ने से ये 25 पहुंच गया, नहीं तो ये 22 ही था। जो संविधान के भाग है वो कुल संख्या टोटल कितनी है? 22। लेकिन चूंकि संविधान संशोधन हुआ उसमें सब पार्ट जोड़े गए, जिससे ये संख्या 25 हो गई। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य फोर्थ ए। अब आता है पांचवा भाग। पांचवें भाग में क्या है? पांचवें भाग में संघ के बारे में बताया गया है। ठीक, यूनियन क्या है, क्यों है, कैसे है, ठीक है, उसके क्या चीजें, उससे रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो 5th में है, 5th भाग में है। फिर आता है 6th, छठे भाग में क्या है? राज्य के बारे में है, संघ। फिर राज्यों के बारे में, राज्यों के क्या प्रावधान है, अधिकार क्या है, वो सारी चीजें छठे पार्ट में है। 7वें भाग को निश्चित कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। ठीक है, इसको हमने डिलीट कर दिया है। 8वें भाग में हमने संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, जो हमारी यूनियन टेरिटरी होती है ना, संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी, जैसे तुम्हारा दिल्ली, पुडुचेरी, हाँ, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, तो ये सब क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है। तो ये इनके बारे में क्या जो प्रावधान है वो कहाँ है? वो है 8वें भाग में। तो आप ऐसे बिल्कुल याद रखिएगा, ये सीधा ना ऐसे देगा क्वेश्चन में और मिलाने के लिए दे देगा कि DPSP, फंडामेंटल राइट, राज्य, पंचायतें, और फिर दे देगा 3, 4 और 9A और समथिंग ऐसे, फिर बोल देगा मिलान करिए। तो आपको जब ये एग्जैक्ट याद रहेगा तभी आप वहां मैच करा पाएंगे। ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, ये बिल्कुल याद रहना चाहिए। तो हम कहां तक पहुंचे थे? संघ राज्य क्षेत्र UT 8वां। अब आते हैं हम 9th में। 9th में क्या है? 9th में है पंचायतें। ठीक, 9th में क्या है? पंचायत। पंचायत क्या होती है? ये जो है, ये जो हमारा गांव में जो पंचायती स्तर के चुनाव का जो प्रावधान है वो यहीं पे, इसके बारे में सब डिटेल यहाँ पे है। जो हम पंचायती चुनाव नहीं होते हैं, मुखिया प्रधान का, फिर उसके बाद क्षेत्र पंचायत का, फिर जिला पंचायत का, तो वो सारी चीजें आपकी 9th पार्ट में दी गई हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। पंचायतों के बारे में कहाँ दिया गया है?
9th में। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ और 2 भाग और जोड़े गए, 9th A और 9th B। 9th A में क्या है, नगर पालिका, और 9th B में क्या है, सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी को जोड़ा गया है 9th B में, और 9th A में क्या है, नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका जो म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो है 9th A में। तो 9 में क्या है, पंचायतें, 9A में क्या है, नगर पालिका, और 9B में क्या है, 9B में है आपकी सहकारी समितियां। ठीक, तो हाँ, यहाँ तक आप बिल्कुल इसको नोट कर लिए। मैं आपको 1 मिनट 10 सेकंड का समय देता हूँ, एक बार देख लीजिए, कुछ छूटा हो तो नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ये जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। सीधा क्वेश्चन आता है, पार्ट से सीधा क्वेश्चन आता है। पॉलिटी के इस सेक्शन में पार्ट हो, अनुच्छेद हो और अनुसूची हो, शेड्यूल, पार्ट एंड आर्टिकल, इन तीनों से मैं आपको बता रहा हूं, आपके हर एग्जाम में, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस या किसी एसएससी के एग्जाम में, हर एग्जाम में आप देखोगे कम से कम 5 से 6 7 क्वेश्चन इन तीनों टॉपिक से होंगे। जो मेरा पिछला लेक्चर गया है, आज का लेक्चर है, और इससे नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा पार्ट वाला और अनुसूची वाला, ये 3-4 लेक्चर से आपकी कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन बनेंगे, सीधे आते हैं। और आपको ये याद रखना चाहिए, रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा, नहीं तो आप अगर याद नहीं रहेगा तो आप दिमाग नहीं लगा पाओगे कि किस पार्ट में क्या दिया गया। वहां सीधा क्वेश्चन पार्ट पूछ लेता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सीधा दे दिया निर्वाचन, कि निर्वाचन किस भाग में है संविधान के, अगर आपको याद नहीं है तो आप गलती करके आओगे, इसलिए इसको पूरा याद रखना है आपको। और स्नैपशॉट लेना हो तो स्नैपशॉट ले लीजिए इसका। अब हम चलते हैं अपने, हमने कहां तक डिस्कस किया था, पंचायतों तक, नगर पालिका और सहकारी समिति तक। अब हमारे 10th पार्ट में क्या है, 10th पार्ट में हमारे है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। जो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया है ना, उनको कैसे डिफाइन किया गया, उससे रिलेटेड क्या प्रावधान है, वो हमारे 10th पार्ट में है। SC/ST एरिया, जो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज हैं, उनको 10th पार्ट में रखा गया है। 10वीं अनुसूची में, 10वें भाग में रखा गया है, अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र, याद रखना ये। फिर आता है हमारा 11वां भाग। 11वें भाग में क्या है, 11वें भाग में कि संघ व राज्य के बीच कैसा संबंध होगा। देखिए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, आप बिल्कुल उसको नोट करते जाइए, पेन कॉपी लेके बैठे रहिए, जैसे मेरी जुबान से कोई कीवर्ड निकले आप उसको तुरंत नोट मेकिंग करिए, क्योंकि ये आपका नोट्स ही आपको एग्जाम में सफल बनाएगा। तो आप इसको नोट मेकिंग करते रहिए, केवल सुनना नहीं है। तो 11वां पार्ट में संघ व राज्य के बीच संबंध, यूनियन और उसके स्टेट के बीच में कैसा रिलेशन होगा, वो कहाँ दिया गया है, 11वें भाग में। ठीक, 11वें भाग में। 12वें भाग में क्या दिया गया है, 12वें भाग में दिया गया है वित्त, संपत्ति और संविदा के बारे में, फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके बारे में जो संबंधित सूचनाएं हैं या जो प्रावधान है, वो 12वें भाग में दिया गया है। किसमें दिया गया है, 12वें भाग में दिया गया है। वित्त, संपत्ति, संविदा, इसको आप नोट कर लीजिए, वित्त, संपत्ति, संविदा, फाइनेंस, प्रॉपर्टीज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, और संघ और राज्यों के बीच संबंध 11। फिर आते हैं हम 13वें भाग में। 13वें में क्या दिया गया है, 13वें भाग में दिया गया है भारत के राज्य के भीतर व्यापार और समागम की जो स्वतंत्रता है उसके बारे में दिया गया है, कि कोई भी व्यक्ति भारत के राज्य के भीतर व्यापार करे जो यहाँ का नागरिक हो और समागम की स्वतंत्रता हो, ऐसी चीज दी गई है 13वें भाग में। किसमें दी गई है, 13वें पार्ट में। तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, 13वें भाग में ये चीज दी गई है। ठीक है, 13वें भाग में ये चीज दी गई है। अभी हमारे कितने हैं, 9 पार्ट बचे हुए हैं। ठीक, 22 भाग है, 22 भाग है, और अगर गणना की दृष्टि देखें तो 25 है, क्योंकि सब पार्ट को जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब बचता है हमारा आगे 14वां भाग। 14वां भाग क्या बताता है, संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, जो सर्विसेज हैं, जो सर्विसेज होती हैं वो 14वें पार्ट में है। ठीक है,
वो किसमें है? 14वें पार्ट में। जो सर्विसेज हैं यूनियन और स्टेट के अधीन, जो सर्विसेज हैं वो 14वें भाग में है। संघ, इसको लिख लीजिएगा, संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं किसमें दिया है? 14वें में। 14वें में। अच्छा एक चीज याद रखना, 14 का एक सब पार्ट है, 14 क, हिंदी में बोलेंगे 14 क या 14A, दोनों लिख के आता है। 14A या 14 का तो दोनों एक ही बात है। इसमें क्या है? अधिकरण है। इसमें अधिकरण को जोड़ा गया। अधिकरण क्या? तो ट्रिब्यूनल्स, जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं जजमेंट वगैरह देते हैं, वो कहाँ डाले गए हैं? अधिकरण कहाँ डाले गए हैं? 14A में। 14A में। तो 14 में क्या है? संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं। 14A में क्या है? अधिकरण है। अब देखते हैं 15 में क्या है। अच्छा 15, 16, 17, 18, 19, ठीक, और 20, ये चीजें मैंने आपको यहां से 17 से मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उससे आप याद कर लीजिएगा। अभी ऊपर वाली देखिए, 15 में क्या है? निर्वाचन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। 15 में निर्वाचन से जुड़ी हुई चीजें हैं। 15 में निर्वाचन, ये बिल्कुल याद रखना। निर्वाचन 15 में, 15वें भाग में क्या है? 15वें भाग में क्या है? निर्वाचन, इलेक्शन। इलेक्शन के बारे में संविधान में किस भाग में है? 15वें भाग में। ये याद रखना। ये यही इस बार आरओ का क्वेश्चन यही था। रिव्यू ऑफिसर यूबीपीसीएस 2024 की वैकेंसी थी, जो 25 में पेपर हुआ है 27 जुलाई को, उसमें सीधा क्वेश्चन था कि निर्वाचन किस भाग में है। ठीक, अब फिर आता है 16वां। 16वें में क्या है? 16वें भाग में आपका है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजन फॉर सम ग्रुप्स। स्पेशल प्रोविजन फॉर सम ग्रुप्स, किसी कुछ ग्रुप के लिए विशेष उपबंध। अब आता है क्या? 17, 18, 19, 20, 21, 22। अच्छा मैं इसको ना आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं। आप उस शॉर्ट ट्रिक को लिख लेंगे तो आपको ये याद रहेंगी आराम से। 17 से लेके 22 तक मैं इसको यहां लिख देता हूं। आप ये नोट कर चुके होंगे, नहीं हो तो आप एक बार स्नैपशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको यहां मिटा के वो क्या कहते हैं, फिर मैं उसका एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। इसको आप स्नैपशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं इसका। उम्मीद है कि आपने ले लिया होगा स्नैपशॉट। अब मैं ये जो है ना 17 से लेके 22, इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अभी ये मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पूरा भर गया है, मुझे एक्सप्लेन करने के लिए और शॉर्ट ट्रिक बताने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। अब देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। इसकी शॉर्ट ट्रिक ऐसे याद रखना, ली मैट्स, ठीक, 1 2 3 4 5 6, 17वां भाग, 18वां भाग, 19वां भाग, 20वां भाग, 21वां भाग, 22वां भाग, ये भाग है। ठीक, अब देखिए कैसे याद रखना है आपको। 17वां भाग में क्या है? राजभाषा है, ठीक है, ये राजभाषा है, ठीक है ना। लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में दिया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज, तो L फॉर लैंग्वेज, LANGUAGE। देखिए इसको याद रखना, ली मैट्स। 17 से लेके 22 तक क्या है? कुछ याद रखना, ली मैट्स याद रखना, LEMATS। L फॉर लैंग्वेज, E फॉर, देखिए 18वें में क्या है? इमरजेंसी। इमरजेंसी मतलब आपातकाल के प्रावधान, किसमें है? 18वें में। ली मैट्स, मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब क्या होता है? प्रकीर्ण। 19वां आप देखिए लिखा है यहाँ पे, 19वें भाग में क्या है? प्रकीर्ण मतलब विविध। मिसलेनियस का मतलब क्या होता है? विविध जो चीजें हैं वो 19वें भाग में सीधा आएगा, मिसलेनियस या प्रकीर्ण। अब ए फॉर लिमिट्स में, ए फॉर अमेंडमेंट, ए फॉर अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब संशोधन, तो किसमें संशोधन? संविधान में संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। संविधान में संशोधन किसमें आएगा?
आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20 में क्या है? संविधान संशोधन। इसको बिल्कुल आप याद रखिएगा। भाग 20 को बिल्कुल याद रखिएगा। भाग 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग ये 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। 17वां, 18वां, 20वां, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये कई बार पूछे गए क्वेश्चन। तो ली मैट्स में क्या हो गया? लैंग्वेज, इमरजेंसी, मिसलेनियस, अमेंडमेंट। अब टी फॉर क्या होगा? टी फॉर है ट्रांजिशनल। टी फॉर ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल का मतलब क्या होता है? संक्रमण। देखो यहाँ लिखा है ना, संक्रमण कालीन उपबंध। 21वें में क्या है? संक्रमण कालीन उपबंध, अस्थाई, टेम्परेरी। टी फॉर टेम्परेरी, ट्रांजिशनल दोनों बोल सकते हैं। टेम्परेरी, टेम्परेरी और ट्रांजिशनल, अस्थाई और संक्रमणकालीन उपबंध किसमें है? 21वें में। अस्थाई संक्रमणकालीन उपबंध। ठीक है, क्या लिखा है? अस्थाई संक्रमणकालीन उपबंध किसमें? 21वें में। ठीक, ये याद हो गया। एस फॉर होगा शॉर्ट्स नेम एंड प्रारंभ और पाठ करने का जो हिंदी में प्राधिकृत पाठ होता है वो 22वें पार्ट में है। इसको मैं यहाँ पे विस्तार से लिख दे रहा हूं। इसको हम यहाँ विस्तार से इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो आपको ये याद रखना, शॉर्ट ट्रिक याद रखना है। क्या है? 17 से 22 क्या है? ली मैट्स। लैंग्वेज, एल फॉर, ई फॉर इमरजेंसी, ली मैट्स, एम फॉर मिसलेनियस, मैट्स में ए फॉर अमेंडमेंट, टी फॉर ट्रांजिशनल, एस फॉर शॉर्ट्स नेम। तो ये याद रखेंगे ना आप, केवल 5 वर्ड याद रखेंगे तो आपको 5 भाग याद रहेंगे। देखिए ये शॉर्ट ट्रिक कुछ कुछ चीजों का बनाइए, क्योंकि 22 भाग है ना, आपके पास कुछ शॉर्ट ट्रिक रहेगी तो एग्जाम में तुरंत आप कनेक्ट कर लेंगे। लैंग्वेज, इमरजेंसी, मिसलेनियस, अमेंडमेंट, ट्रांजिशनल, शॉर्ट्स नेम, हो गया। तो ऐसे आपको याद रखना है। मैं आपको शुरू वाले जो है ना उसके भी कुछ शॉर्ट ट्रिक बना के दूंगा अभी, तो आप वो वैसे याद रखेंगे तो चीजें आपको याद रहेंगी। तो 22वें भाग में क्या है? शॉर्ट नेम, संक्षिप्त नाम, और पाठ की इसमें जानकारी दी जाती है। 22वें भाग में, 22वें भाग में आपको बता दूं क्या रहता है। लिमिट्स वाला ये आप लिख लीजिएगा। लिमिट्स जैसे मैं बनाया हूं ना ऐसे बिल्कुल लिख लीजिए। ये ट्रिक, ये बिल्कुल ये ट्रिक आपको भूलना नहीं है। ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है। बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक नहीं करना है, लेकिन कुछ चीजों के बना लीजिए जहां पे याद करना कठिन हो। ठीक है, इसको बना लीजिए आप लिमिट्स, और उसका जैसे मैंने बनाया हूं वैसे बिल्कुल इसको लिखिए। और 22वें भाग में है संक्षिप्त नाम, शॉर्ट नेम, और है प्रारंभ, इनिशिएटिव एंड प्राधिकृत हिंदी में पाठ। प्राधिकृत हिंदी में पाठ, ऐसे वर्ड अगर लिखा है ना पाठ करने को, रीड, तो ये चीजें 22वें भाग में आपकी हैं। हिंदी में प्राधिकृत, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ। ठीक है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ अगर ऐसा लिखा है तो ये 22वें भाग में। संक्षिप्त नाम याद रखना, शॉर्ट नेम, ये 22वें भाग की, 22वें भाग में क्या मिलता है ये है। और निरसन की बात भी इसमें किया जाता है, निरसन, ये चीज भी याद रखना। हालांकि इतना नहीं पूछता है, लेकिन अब मैं अब बता रहा हूँ, सारी चीज लिख दे रहा हूँ। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, निरसन एंड हिंदी में प्राधिकृत पाठ, ये 22वें भाग में ये चीजें प्रावधान किया गया है इन चीजों का। 22वें भाग में क्या है? संक्षिप्त नाम, निरसन, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और प्रारंभ। तो ऐसे आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक से बता दिया। और यहाँ पे हमारा पूरे 22 भागों के बारे में हमने चर्चा कर ली। इसमें हमने पूरे टोटल 22 पार्ट में क्या क्या विषय हैं, संविधान के अनुच्छेद कितने, भाग कितने, अनुसूचियां कितनी, अमेंडमेंट के बाद कितने हो गए, मूलतः कितने थे, जो संविधान बना था हमने उसको डिस्कस किया। ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया। तो इस चीज को हम रब करते हैं।
इसको हम रब करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसका स्नैपशॉट और नोट डाउन कर लिया होगा, हमें उम्मीद है। अब इसको हम रब करते हैं और ये भाग वाला जो चैप्टर था हमने उसे कंप्लीट किया। हमने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दी आपको, लीमैट्स। अच्छा, एक ट्रिक और मैं बताऊंगा जिससे शुरू के जो 10 है ना वो आपको याद रहेंगे। तो 17 तो मैंने ऐसे याद करा दिए आपको, 15 16 5-6 आप और याद कर लीजिएगा। अब इतना तो आपको मेहनत करना ही होगा, हमने इतनी सहूलियत आपको मैं शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ। और ये इसके देखिए भाग है, अनुसूची और आर्टिकल, ठीक। 15वें भाग में क्या है, निर्वाचन, आरओ में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। और जितने लेक्चर हो रहे हैं ये जान लीजिए, आप एग्जाम देने जाएंगे बिहार पीसीएस का और यूपी पीसीएस का, मैं बता रहा हूँ ये जो लेक्चर है ना इनसे काफी क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पॉलिटी के। अब हम इसमें आपको जो मैं बता रहा था शॉर्ट ट्रिक कि शुरू के 10 कैसे याद रखना है, तो उसको देखिए ऐसे याद रखना है, यूं की एफडीआई, यूं की एफडीआई में यूएस भी यूपी से आगे है, ऐसे याद रखना। ये शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिक याद करने की मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। यूं की एफडीआई में, एफडीआई जान ही रहे हो आप, एफडीआई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं। तो यूं की एफडीआई में यूएस भी यूपी से आगे है, यूपी से आगे है, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप लिख लीजिए, मैं बताता हूं कि इससे कैसे आपके 10 भाग याद रहेंगे आपको। यूं की एफडीआई में यूएस भी यूपी से आगे है, इसको आप नोट कर, फिर मैं बताता हूं कि कैसे 10 पार्ट इससे रिलेटेड है। ठीक, अब मैं बताता हूं, देखिए कैसे ये याद रहेगा आपको। मैंने लीमेट से बता दिया, लैंग्वेज, इमरजेंसी, मिसलेनियस, अमेंडमेंट, ट्रांजिशन। अब इससे कैसे आपको मैं याद कराता हूं, देखिए यू फॉर यूनियन, लिखते जाइएगा, यू फॉर यूनियन, पहला पार्ट में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सीआई फॉर, यू की, सीआई फॉर सिटीजनशिप, सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, सिटीजनशिप मतलब क्या, नागरिकता। यू की एफडीआई में, एफ फॉर फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। एफडीआई, डीआई मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इंग्लिश में इसको देखो शॉर्ट ट्रिक है, ये इंग्लिश वाले वर्ड याद रखना आप लोग, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। अच्छा, अब चूंकि ये एफडीआई, तो ये चौथा पार्ट हो गया, 1 2 3 4, तो 4A क्या हो जाएगा, एफडी, इन दोनों को जोड़ के फंडामेंटल ड्यूटीज। अब 5वें में आते हैं, यू फॉर फिर से यूनियन, संघ जिसको हम बोले थे 5वें में, संघ। एस फॉर स्टेट, एस फॉर स्टेट, राज्य, ठीक। अब ये कौन सा हो गया, 4 ये हो गया था, 4 ये हो गया था, 5वां ये हो गया, 6ठा ये हो गया, 7 को हटा दिया गया, भी को हटा दिया गया, निरसित कर दिया गया है, ठीक है, 7 को निरसित कर दिया गया है। 8वें में क्या है, फिर से यू आ गया, तो अभी यूनियन तो हम दे चुके थे, यू फॉर यूनियन नहीं, यू फॉर यूटी, यू फॉर यूटी यूनियन टेरिटरी। पी फॉर पंचायती राज, पंचायती राज, ठीक है। 9वें में क्या है, पंचायती राज। अब 9वें में मैंने 2 सब पार्ट बताए थे, 9 में 2 निकाल दीजिए, 1 2, 9th A एंड 9th B। 9th A में क्या आएगा, अब देखिए पंचायती का चुनाव होता है तो शहरों गांव में पंचायत होती है, शहर में क्या होता है, म्युनिसिपैलिटी। तो यहाँ हो गया 9th में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। और एक चीज और जुड़ी है 9th A के बाद, 9th B, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां, याद रखना, सहकारी समितियां। अभी सहकारिता मंत्री कौन है अपने, जो हमारे गृह मंत्री हैं वही हमारे सहकारिता मंत्री हैं, अमित शाह जी।
नाइन्थ ए, नाइन्थ बी, ठीक है। एस फॉर SC ST, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल एरिया, ठीक। तो अब याद देखिए, आपको मैंने दो चीजें बता दी। अब इस शॉर्ट ट्रिक से आपके कम से कम 16 से 17 भाग आपको यूं याद आ गए। बस इसको क्या याद रखना है, यू की FDI में US भी यूपी से आगे है। FDI आप जान ही रहे हो उसके लिए, लेकिन यहाँ पे अर्थ दूसरा है, सीधा इसे रखना है। यू की FDI में US भी यूपी से आगे है। यू की में U यूनियन, CI फॉर सिटीजनशिप, F फॉर फंडामेंटल राइट, DI फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर इसी में फोर्थ ए आएगा, वो दोनों को जोड़ दो, F एंड D फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। पांचवें में फिर US भी, U फॉर यूनियन, S फॉर स्टेट, भी इसको हट गया है सातवां। आठवें में U फॉर UT संघराज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी। नौवें में पंचायती राज, 9 का ए तो शहरों में पंचायत, तो गांव में क्या है, म्युनिसिपैलिटी। 9A, 9B में सहकारी समिति, और 10th में शेड्यूल एरिया। आपके 10 तैयार हो गए। ऐसे ही मैंने बताया था लिमिट्स भी, तो लिमिट्स से आपने देखा ही होगा कितने तैयार हो गए वहां पे, वहां भी 6 तैयार हो गए। लैंग्वेज 17, लैंग्वेज 18वें पार्ट में इमरजेंसी, 19वें पार्ट में मिसलेनियस, 20वें पार्ट में अमेंडमेंट, 21वें पार्ट में ट्रांजिशनल एंड टेम्पररी प्रोविजंस, और 22वें पार्ट जो कि आखिरी पार्ट है, इसमें है शॉर्ट नेम्स, ठीक, शॉर्ट नेम्स एंड निरसन वगैरह जो होता है ये। तो आप ये दोनों ट्रिक याद करके 16 भाग ऐसे ही याद कर सकते हैं अपनी जबान पे। 6 भाग रहे तो आप उसको याद कर लीजिएगा कि 14A में अधिकरण है, 15 में निर्वाचन है, ऐसे जो 6 हैं उनको देख लीजिएगा। तो 16 और 6 22, आपके 22 भाग तैयार हो जाएंगे, और भाग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आपने 22 भाग अगर तैयार कर लिए तो ये समझिए कि कम से कम 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में, चाहे वो किसी भी स्टेट PCS का हो, वो यहाँ से आता ही आता है, और आपका वो फिक्स है, जब भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा भाग से तो ये आप करेक्ट कर लेंगे उसको। अनुसूची से आएगा तो अभी हम अनुसूची पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में, तो वहां हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब हमको दिखा देते हैं जो अभी हमने पढ़ा था। हमारी जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा क्या, संविधान के स्रोत के बारे में, कि संविधान कहाँ से लिया गया है, संविधान में कौन कौन सी विशेषता कहाँ से ली गई है। अभी हमने पढ़ा भाग, तो अगले 10 मिनट में हम ये देखेंगे कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बना है, क्योंकि आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और कौन ज्यादा आता है, उसको तो भूलना ही नहीं कि हाँ ये एकदम बिल्कुल याद रखने हैं। देखिए जैसे इसमें सब जरूरी है, बट इसमें बहुत जरूरी कौन सा है, इमरजेंसी, आपका अमेंडमेंट, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो अभी अगले 10 मिनट में हम PYQ की एग्जाम्पल देखेंगे, फिर आप जाके बिल्कुल इन 2 चैप्टर से और पिछले पॉलिटी के जो हमने पढ़ाए हैं उससे क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको कोई डाउट आता है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे चैनल पे, आपने देखा होगा कंटिन्यूअस लेक्चर में केवल टू द पॉइंट बातें चलती है, आपने ये नोट किया होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा विजन है, यही हमारा जो कहते हैं ना, हमारा प्रिंसिपल क्या है। हर इंसान का एक प्रिंसिपल होता है, जैसे किसी का है कि हाँ केवल बातें चल रही हैं, बकैती चल रही है और उसमें काम की बातें नहीं हो रही, केवल इधर उधर की बातें हो रही, लेकिन हमारा प्रिंसिपल है कि आपको बिना घुमाव के, बिना भटकाव के, सीधा आपके लिए जो जरूरी है, आपके एग्जाम के लिए, आपके करियर के लिए, वो हम आपको दें, वो रास्ता हम आपको दें, वो हथियार हम आपको दें, जिससे आप अपने एग्जाम रूपी युद्ध को जीत सकें। यही हमारा टारगेट है। तो अब हमने देख लिया भाग को, अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर आप घर जाके अटेम्प्ट करिए। देखिए जैसा कि मैंने कल भी बोला था कि नदी में तैरना है तो आपको कूदना पड़ेगा, आप कूदने से मत घबराइए, और ये आप विश्वास रखिए कि आपको हमने जो चीजें दी हैं, आप उस एग्जाम में उतरेंगे तो आप पार हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने भी यही तैयारी करके, खुद मैंने प्रीलिम्स यूपीपीसीएस 3 बार प्रीलिम्स मैंने क्रैक किया है, और ARO का वो एग्जाम प्रीलिम्स क्लियर किया है, BPSC का भी 70th था, उसको मैंने क्लियर किया प्रीलिम्स। तो ये चीजें वो मेरे अनुभव से मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हम बिना लॉजिक का ये बात बोल रहे हैं कि हाँ ये पढ़ लो हो जाएगा या यहाँ से क्वेश्चन आते, नहीं, ये हमारा अनुभव है, जो पिछले 3-4 साल 5 साल का अनुभव है, हम उसी को आपको शेयर कर रहे हैं, और हमारे अनुभव से आप सीखिए और आगे बिल्कुल अटेम्प्ट करिए पेपर, ठीक है, PYQ को। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने।
ठीक है, तो आप ये जो ट्रिक मैंने बताई, इसको ट्रिक को आप याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए और कम से कम स्नैपशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको नोट करिए, मैं फिर क्वेश्चन निकाल रहा हूं। उम्मीद है कि आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि पार्ट से, संविधान के स्रोत से कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब हम ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा लेक्चर जो संविधान का स्रोत था, तो अभी हम पहले सोर्स वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यूपीपीसीएस 2015 का क्वेश्चन आप लोग जाके अपने ऐसा करिए ना, पीवाईक्यू की एक खरीद लीजिए, जो आती है किसी भी कोचिंग की हो, किसी भी प्रकाशन की हो, आप खरीद लीजिए, क्योंकि वो पीवाईक्यू है, आयोग ने क्वेश्चन बनाया, वो आप खरीद लीजिए और उसको देखिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ 2015 का क्वेश्चन जो हमने आज पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। पहला क्वेश्चन है पीसीएस 2015 का, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। मैंने आपको पहले ही दिन बताया था, उद्देशिका का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है, यूएसए के संविधान से, क्योंकि पहली बार जो उद्देशिका लिखी गई थी वो यूएसए के संविधान में लिखी गई थी। अच्छा, भाषा अगर ये पूछ रही, विचार तो आपने याद कर लिया, भाषा कहाँ से ली थी, तो भाषा ली थी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ये 15 क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस 2013 में और 2001 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये दोनों रिपीट हुए हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है। मैंने आपको क्या बताया था, सुप्रीम कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, तो याद रखना, ना धर्म उसके ऊपर है, ना संसद उसके ऊपर है, ना सर्वोच्च न्यायालय। इसमें ऑप्शन में दे रखा था धर्म, संसद और सर्वोच्च न्यायालय और संविधान, तो इसका आंसर क्या होगा, संविधान। फिर क्वेश्चन आता है यूपीपीसीएस 1998 का, 1998 का, कि न्यायिक पुनरीक्षण अर्थात जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश से ली गई थी। तो आपको पता है कहां से ली गई थी जुडिशियल रिव्यू, मैंने आपको पढ़ाया था यूएसए के संविधान से। आप स्नैपशॉट देखिएगा, वहां पे इस साइड मैंने नोट कराया था, यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन है 2012 का यूपीपीसीएस का, फिर से वही पूछा है, न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया है, यूएसए से। फिर पूछता है 2000 आईएएस में एक क्वेश्चन आया हुआ है, आईएएस में यूपीएससी में 1993 में आया है, कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, कौन सा लक्षण। तो अब क्या कह रहा है, पहला एकल नागरिकता, न्यायपालिका की द्वैतता और संविधान निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसमें बता दूं, अपने यहाँ एकल नागरिकता है, अभी मैं नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। और न्यायपालिका की द्वैतता तो दोनों जगह नहीं है, ये सेम नहीं है, ठीक है। और फिर कहता है परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, हाँ बिल्कुल, अपने यहाँ भी उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है और उनके यहाँ भी उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अब एक क्वेश्चन आता है और यहाँ पे वो दोनों का स्वरूप सेम है, दोनों की पावर सेम है, उस हिसाब से भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। यूपीपीसीएस 2017 का क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। मैंने क्या बताया था, सशक्त केंद्र के साथ राज्य अपने यहाँ निर्धारित किए। ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया है कनाडा से, ठीक है, तो इसका आंसर कनाडा होगा। अच्छा, एक बार क्या हुआ, यूपीपीसीएस 2017 प्री में एक क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संघवाद, राज्यों की संघ का संकल्पना कहां से ली गई है। अच्छा, इसमें ऑप्शन क्या दिया, देखो इंटरेस्टिंग है, अमेरिका के संविधान से तो नहीं, ऐसा तो है नहीं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं, वहां समवर्ती सूची आई है। स्विट्जरलैंड से तो नहीं लिया गया है। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका संविधान से लिखा था एक ऑप्शन में। अच्छा, अब इसमें कनाडा तो कहीं है नहीं, लेकिन क्या है कि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका कनाडा को ही बोला जाता है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। समवर्ती सूची किस
संविधान से लिया गया है, समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ये है झारखंड पीसीएस का। देखिए क्वेश्चन कितनी बार आए हुए हैं। समवर्ती सूची, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समवर्ती सूची कहाँ के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए यूपी पीसीएस में 3 बार 4 बार क्वेश्चन आया है, 2011 में, 2012 में, 2014 में, ठीक, और 2016 में भी आया हुआ है। अच्छा, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? डीपीएसपी लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से, ठीक। तो ये सारे मैंने क्वेश्चन लगभग मैंने इधर डिस्कस किए। अच्छा, इधर मैं 2021 में यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन आया है प्री में, अभी लेटेस्ट। तो क्या है क्वेश्चन? इसमें लिखा है कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। लिखा है एक तरफ प्रावधान है, एक तरफ सोर्स है। मौलिक अधिकार यूएसए, सही है, मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, ठीक है, डीपीएसपी आयरलैंड से ली गई है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, कह रहा है कि केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, ये ऑप्शन में दे रहा है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से ली गई? नहीं, केंद्र की जो शक्तियां हैं वो अवशिष्ट शक्तियां वो कहां से ली गई हैं? कनाडा से, ठीक। मैंने पढ़ाया था आपको, यहाँ पे ऑप्शन मैंने लिखा था अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से। फिर आपातकालीन शक्तियां, मोटे तौर पे आपातकालीन शक्तियों की बात की जाए कि आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन किया था वो कहां से लिया गया था? जर्मनी के वाइमर संविधान से। तो ये 2021 का क्वेश्चन है। देखिए चारों के चारों ऑप्शन आपके जो हमने पढ़ाया, जो हमने डिस्कस किया, वहां से रिलेटेड है, ठीक। आरएएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी सीधा यही क्वेश्चन आया हुआ है। मौलिक अधिकार दिया है, डीपीएसपी दिया है, केंद्र राज्य संबंध दिया है और मंत्रिमंडलीय सरकार दिया है, और फिर कर रहा मिलाने को। तो मौलिक अधिकार कहां से है? यूएसए से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से है? आयरलैंड से। मंत्रिमंडलीय सरकार कहां से है? ब्रिटिश से, ब्रिटिश संविधान से। मैंने बोला था कैबिनेट जो मिनिस्ट्रियल प्रोसेस है वो है, फॉर्म गवर्नमेंट है। केंद्र राज्य संबंध कहां से है? केंद्र और राज्यों का संबंध कहां से रहेगा? कनाडा से, क्योंकि अपने यहाँ जो केंद्र है वो सशक्त केंद्र की संकल्पना की गई है और वो कनाडा से के संविधान से ही प्रेरित है या लिया गया, ठीक। तो हमने यहाँ पे लगभग मैंने सारे क्वेश्चन जहां तक हो सके मैंने देख लिए हैं। कुछ क्वेश्चन अगर बचते भी हैं तो आप बिल्कुल घर पे अटेम्प्ट करिए। मेरा यहाँ इतने क्वेश्चनों को डिस्कस करने का यही मतलब था जिससे आपको समझ में आ सके कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? ये एमपीपीसीएस 2015 में है। तो देखिए सबसे पहले बार जो प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है ना, मैं आपको यहाँ नोट करा दूं, वो यूएसए में ही किया गया था। प्रथम पूर्ण लिखित संविधान कहां से है? कहां का है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। प्रथम पूर्ण लिखित संविधान जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का रहा है। तो ये एमपीपीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। मूल अधिकारियों का विचार अमेरिका के संविधान से। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब मैंने आपको पार्ट वाली चीजों से क्या कहते हैं, स्रोत, सोर्स कि संविधान की कौन सी विशेषता कहां से ली गई है, कौन सी प्रणाली कहां से ली गई, उसके बारे में हमने डिस्कस किया, उसके क्वेश्चनों को डिस्कस किया। आप अच्छे ये लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ये लिख लीजिए, ये आपने नोट कर लिया। प्रथम पूर्ण लिखित संविधान कहां का है? यूएसए का। आपने ये देखा, हमने जो स्रोत वाले क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक। बिल्कुल ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और जो हम पढ़ा रहे हैं आप उसको नोट डाउन करिए और फिर उसको एक दो बार रिवाइज करके आप अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है आपका। आपको कोई कंफ्यूजन होती है, कोई डाउट आता है तो आप चैनल पे कमेंट करिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो वीडियो अच्छी लग रही है उस पर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका ये जो शेयर सब्सक्राइब है यही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। और कोई डाउट आता है तो आप हम चैनल पे आप कमेंट करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है सर्विस आपके लिए, ठीक है। तो आप जैसा हमारी कोचिंग का विजन है कि हम आपको टू द पॉइंट लेके चलेंगे और आपके एग्जाम हॉल तक ऐसा तैयार करके ले जाएंगे जिससे आप बिना किसी कंफ्यूजन का और मैक्सिमम स्कोर करें और आप अपने करियर में सफल हों। तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पॉलिटी के नए सब्जेक्ट, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।